हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है मॉडल ड्राफ्ट फॉर रिटन स्टेटमेंट। अब सबसे पहले अगर मान लो किसी भी इंसान ने कोई भी प्लेन फाइल की है तो उसके रिप्लाई में जो अपोजिट पार्टी है, जो डिफेंडेंट है, वो उसका रिप्लाई देगा बाय अ रिटन स्टेटमेंट। अब ये जो रिटन स्टेटमेंट है आज हम पढ़ेंगे कि इसकी ड्राफ्टिंग कैसे होती है। बेसिकली जो रिटन स्टेटमेंट में है उसमें दो चीजें होती है। सबसे पहले क्या होता है, प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शंस। प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शंस क्या हो गए? अब प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शंस हो गए वो बेसिक चीजें जो मुझे पता है कि इस पूरी प्लेन में ही गलत है। जैसे कि कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है, कोर्ट फी गलत है, या कोज ऑफ एक्शन जो है वो वेक्सेशियस है, जो क्लेम है वही वेक्सेशियस है, या उसने किसी से पैसे खाए हैं। ये सारी चीजें हम डालते हैं प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शंस पे। उसके बाद सबसे जरूरी चीज जो आती है रिटर्न स्टेटमेंट की, वो आती है ऑन द मेरिट्स। ऑन द मेरिट्स अब क्या है? अब देखो, लेट्स से ये प्लेन है। हमने अपनी पिछली वीडियोस में बहुत सारे तरीके की प्लेन्स फाइल करना सीखा है। तो हमने हर वीडियो में देखा कि प्लेन में हम बातें कैसे बताते हैं। वन, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। मतलब एक तरीके से हम पूरी कहानी बता रहे हैं। ठीक है, पूरी कहानी बता रहे हैं हम अकॉर्डिंग टू द टाइमलाइन। अब जब हम रिटर्न स्टेटमेंट लिखेंगे तो हम रिटर्न स्टेटमेंट में इस पूरी कहानी को जिस मैनर में ये कहानी बताई गई है उसी मैनर में उसका जवाब देंगे। जैसे कि मान लो वन में लिख दिया कि उसने ये किया, ठीक है, तो हम वन में उसका रिप्लाई लिखेंगे कि मैंने ये नहीं किया है। टू में यस आई एग्री दैट फैक्ट। थ्री में नो आई डिफ्यूट द एलिज्ड फैक्ट। फोर में जो भी फोर्थ है, मतलब हर एक का हर एक में रिप्लाई देंगे। अब साथ में ये दो चीजें जो है वो मेन है। सबसे पहले प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन, और सेकंड क्या हो गया, ऑन द मेरिट्स। मेरिट्स क्या हो गया कि हर एक बात का जो है हम रिप्लाई अपने रिटर्न स्टेट में करेंगे। तो इस मॉडल ड्राफ्ट में मैंने कुछ प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शंस जो मोस्ट ऑफ द केसेस में हुई होती हैं वो उठाई है, और मेरिट्स के बेसिस पर हम कैसे रिप्लाई करते हैं वो उठाई है। साथ में एक और चीज, अगर मान लो सेट ऑफ है या काउंटर क्लेम है। काउंटर क्लेम क्या हुआ कि उसने कहा कि तू मैं ओनर हूँ, प्लेंटिफ कह रहा है कि मैं ओनर हूँ, और जो डिफेंडेंट है वो टीनेंट बन के घर में घुसा बैठा है। जबकि जो डिफेंडेंट है वो कह रहा है कि मैं ओनर हूँ, प्लेंटिफ मेरा पोजेशन छीन रहा है। ठीक है, तो ये हो गया काउंटर क्लेम। या फिर अगर सेट ऑफ है, सेट ऑफ क्या हो गया कि प्लेंटिफ कह रहा है कि डिफेंडेंट ने मेरे 12 लाख रुपीज देने हैं, और डिफेंडेंट कह रहा है कि ठीक है मैं मानता हूँ मैंने प्लेंटिफ के 10 लाख देने हैं, पर इसने मेरे 5 लाख देने हैं। तो सेट ऑफ करके जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो 7 लाख का जो है वो पे कर देंगे। ठीक है, अब ये सारी चीजें भी किस में आती है, रिटर्न स्टेटमेंट में आती है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं द मॉडल ड्राफ्ट फॉर रिटर्न स्टेटमेंट। इन द कोर्ट, वही कोर्ट जहाँ पे जो है वो प्लेन फाइल हुई है। सूट नंबर वही जो प्लेन में मेंशन किया गया है, ऑफ दिस ईयर जो कि प्लेन का है। उसके बाद हम लिखेंगे एक्स, एक्स वही चार बातें, नेम, एज, फादर्स नेम और कंप्लीट एड्रेस, चार बातें। राइट हैंड साइड पे प्लेंटिफ वर्सेस वाई, वही नेम, एज, फादर्स नेम और फुल एड्रेस। ठीक है, डिफेंडेंट ये कैसे लिखेंगे, वाई एज्ड इतना, सन ऑफ दिस एंड दिस। फिर उसके बाद हमें क्या लिखना है, नेम, एज एंड रेजिडेंट ऑफ दिस एंड आर, इट्स नॉट ऑफ, सॉरी इट्स जस्ट ओ। ठीक है, सन ऑफ दिस एंड दिस एंड रेजिडेंट ऑफ दिस एंड दिस। वैसे हम कंप्लीट लिखेंगे। ठीक है, जो भी होगा हम कंप्लीट जो है जब हम ड्राफ्टिंग करते हैं हम कोई भी शॉर्ट फॉर्म्स का यूज नहीं करते। जैसे कि यहाँ हमने वर्सेस को वी डॉट नहीं लिख के कंप्लीट वर्सेस लिखा। ठीक है, अब क्या है, सब्जेक्ट देंगे दैट इट इज अ रिटन स्टेटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द डिफेंडेंट। ठीक है, तो अब जो है डिफेंडेंट अपनी रिटन स्टेटमेंट दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आया, मोस्ट रिस्पेक्टफुली शोएत। हम क्या बता रहे हैं, सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा था प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शंस। अब प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शंस कैसी होती हैं, प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शंस होती है कि भाई बेसिक चीजें जो है पूरे प्लेंट की ही जो हम डिनाई कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि बार ऑफ लिमिटेशन, बार ऑफ लिमिटेशन की भाई लिमिटेशन के बाद जो है ये सूट फाइल किया गया है, तो लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग ये लिमिटेशन से बाहर है, तो इसलिए ये सूट बनता ही नहीं है। फिर उसके बाद लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन की, ये जो कोर्ट है इसकी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, या तो इसकी टेरिटरी से बाहर है, या पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन जो है
वो नहीं बनती। उसके बाद हो गया अगर इम्प्रॉपर वैल्यूएशन, कि इन्होंने कोर्ट फी और जो जुरिस्डिक्शन है उसकी वैल्यूएशन गलत करी है, असली वैल्यूएशन कुछ और बनती है, तो इसलिए सॉरी इस सूट को जो है वो रिजेक्ट कर देना चाहिए। फिर एब्सेंस ऑफ कोज ऑफ एक्शन, कि भाई कोई कोज ऑफ एक्शन नहीं बनता है और इसीलिए जो है इसको मना कर देना चाहिए। ठीक है, ये जो सारे हैं ये सारी हमें नहीं लिखनी है, जरूरी नहीं है हर केस में हर चीज एग्जिस्ट करे। तो ये मैंने एक तरीके से कुछ बेसिक चीजें लिख दी है जो अलग अलग प्लेंट के रिप्लाईज में या मोस्ट ऑफ द रिटर्न स्टेटमेंट में जो प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन रेज की जाती है। तो ये अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस हम मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या आ गया, नॉन जॉइंटर ऑफ नेसेसरी पार्टी, कि भाई कोई जरूरी पार्टी थी जिसको लिखना बहुत ही जरूरी था, उसका नाम तो इन्होंने मेंशन ही नहीं किया। या फिर मिस जॉइंटर ऑफ पार्टी, कोई पार्टी थी जिसका लेना देना ही नहीं थे इस सूट से, उसका नाम मेंशन कर दिया। फिर रेस जुडिकाटा ऑलरेडी एक सूट है जो कि डिसाइड हो चुका है इस कोर्ट में, इसने डिसाइड किया है, इस नाम से सूट था। ठीक है, फिर प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड अगर सूट है, रेस सब जुडिस है, कि भाई ऑलरेडी एक सूट चल रहा है उस पे सेम उस पे अगला सूट जो है वो नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद क्या आ गया, डिफेक्टिव वेरिफिकेशन आ गई, कि जो वेरिफिकेशन है वो गलत है या जो एफिडेविट बाद में इन्होंने दिया है वो रॉन्गफुल है। ठीक है, फिर कुछ स्पेसिफिक चीजें आ गई, जैसे कि मान लो 41H ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का बार आ गया। ये क्या कहता है कि भाई परमानेंट इंजंक्शन नहीं मांग सकते क्योंकि एक दूसरी लीगल रेमेडी जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो क्योंकि दूसरी लीगल रेमेडी एग्जिस्ट करती है तो हमें जो है उस लीगल रेमेडी पे जाना पड़ेगा, और इसलिए ये जो सूट है ये यहाँ पर नहीं बनता। ठीक है, फिर उसके बाद अंडर 41I ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ये क्या कहता है कि भाई वो जो आदमी आया है ये वेक्सेशियस क्लेम है, टेंटेड क्लेम है, अनक्लीन हैंड्स के साथ आया है, मटेरियल फैक्ट और इन्फॉर्मेशन उसे छुपा ली है या फैक्ट को मोल्ड कर दिया है अपने हिसाब से, ये सारी चीजें। फिर 34 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आ गया, कि भाई जो सूट फॉर डिक्लेरेशन है वो मेंटेनेबल नहीं है क्योंकि जो और भी रिलीफ जो है उसके पास अवेलेबल है। फिर सेक्शन 14 आ गया, ये क्या कहता है कि भाई जो ये है ये बार्ड है अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ये कुछ हमने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के मेंशन कर दिए, कुछ बेसिक कर दिए। फिर अगर मान लो एब्सेंस ऑफ मैंडेटरी नोटिस हो जाता है, कि भाई जैसे मान लो कि अगर गवर्नमेंट को देना है तो उससे पहले 2 महीने का नोटिस देना होता है, तो अगर मान लो वो नोटिस नहीं दिया है तो एब्सेंस ऑफ मैंडेटरी नोटिस को क्लोज हो सकता है। फिर सेक्शन 69 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, की भाई फर्म अनरजिस्टर्ड है तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूट कर ही नहीं सकता है, या फिर ये दूसरे और स्पेसिफिक एक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे पास सारी प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शंस। ये प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शंस के बाद अब हम चलते हैं मेरिट। ठीक है, अब मेरिट्स पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि भाई विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन स्टेटेड अबव, कि ये जो ऊपर प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन है ये तो एग्जिस्ट करती ही है, ये जो हम मेरिट्स पे और बातें कह रहे हैं ये इनके अगेंस्ट नहीं है बट दे आर इन एडिशन टू। तो विदाउट prejudice to the preliminary objection stated above, the reply on merits which is without prejudice to one another, ये जो reply on merits है ये भी without prejudice to one another है, एक दूसरे के अगेंस्ट में 1 to 3 में बात नहीं करी, एक दूसरे के टुवर्ड्स, ये सब इंटरट्वाइंड है, सब आपस में मिला हुआ है और एक ही कंक्लूजन जो है हर उसका जो गोल है या एम है वो एक ही है। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हमने क्या सीखा था सबसे पहले, हमने इस वीडियो में सीखा था कि ऑन मेरिट्स हम कैसे करेंगे, कि हर चीज 1 2 3 4 1 2 3 4 में। तो प्लेंट की कॉपी लेके बैठो साइड में, प्लेंट की कॉपी उसमें पढ़ो, पहला पहला मान लो लिखा है कि मैं प्लेंटिव हूँ, मेरी ये रजिस्टर्ड कंपनी है और ये मेरा बिजनेस है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि दैट द कंटेंट ऑफ पैरा 1, जो पैरा 1 ऑफ द प्लेंट है उसके कंटेंट करेक्ट है और मैं उसे एडिट करता हूँ। फिर उसके बाद सेकंड पे आ गए, ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड इसने क्या कहा कि भाई उन्हें डिनाई कर दिया फॉर वॉन्ट ऑफ नॉलेज, अगर हमें पता नहीं है या कुछ ऐसा है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हमें जो भी हमें क्या चाहिए, हमें प्रूफ चाहिए, प्लेंटिफ जो भी कह रहा है तो हम कह रहे हैं कि भाई तू प्रूफ कर, तू जो भी कह रहा है वही बात। फिर आ गया पैरा 3, पैरा 3 हम क्या कह रहे हैं कि पैरा 3 में उसने लिख दिया कि भाई मैं ओनर हूँ और इसने धक्के से जो है वो मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रखा है।
ठीक है। तो पैरा 3 में हमने क्या लिखा कि भाई पैरा 3 जो है उसको मैं कहता हूँ कि वो एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है और उसे मैं डिनाई करता हूँ। और साथ में वही कि प्लेंटिव ओनर ऑफ द सूट प्रॉपर्टी है, इसको तो मैं स्पेसिफिकली डिनाई करता हूँ। और डिनाई करके एज अ मैटर ऑफ फैक्ट असली ओनर कौन है, मिस्टर एन असली ओनर है, ये बात भी मैंने मेंशन कर दी। फिर उसके बाद आ गया इन रिस्पेक्ट टू पैरा 4। पैरा 4 क्या है, ये करेक्ट है, डिफेंडेंट पोजीशन में है। हाउएवर इसने अब पैरा 4 में क्या था, देखो पैरा 1 को इसने मान लिया, पैरा 2 को उसने मना कर दिया क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं थी, पैरा 3 को उसने कम्प्लीटली मना कर दिया। और कम्प्लीटली अगर मना करा तो उसका जो सच बात है, जो ट्रूथ है वो भी बताया। 4 में आधा उसने मना कर दिया, मना क्या कर दिया, और आधा उसने जो है वो मान लिया। मना क्या करा है, मना तो ये करा है कि भाई जो भी रिमेनिंग कंटेंट्स है वो एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है और डिनाई करा है, ठीक है। और हाँ क्या करा है कि डिफेंडेंट पोजीशन में इसको हाँ करिए, ठीक है। तो ये वाली चीजें हो गई। उसके बाद वही पैरा 5 पैरा 6 सारी एलिगेशन को हम स्पेसिफिकली जो है वो रिप्लाई करेंगे बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द ईच केस, ठीक है। उसके बाद पैरा 11 है। अब जो एडवोकेट जो काउंसिल उसका बताता है उसके बेसिस पर हम देखते हैं कि पैरा 11 ऑफ द प्लेट इनकरेक्ट है और उसको डिनाई करा है। क्यों, क्योंकि कोई कोज ऑफ एक्शन नहीं बनता इस वजह से, तो इसलिए इसको आउटराइटली रिजेक्ट कर देना चाहिए, ठीक है। पैरा 11 की बात आ गई। फिर पैरा 12 की बात आ गई। पैरा 12 में जुरिस्डिक्शन उसने बताई होगी, तो कहता है कि भाई ऑनरेबल कोर्ट के पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है क्योंकि एक्सीड करता है पेक्यूलियरी जुरिस्डिक्शन, हमने रीजन दे दिया। फिर 13 बताई, 13 में वैल्यूएशन था, तो इसने कहा कि भाई ये भी हम एडमिट नहीं करते क्योंकि प्रॉपरली वैल्यूड नहीं है। और सही वैल्यूएशन, अगर कुछ भी तुम आउटराइटली डिनाई कर दो ना कि ऐसा नहीं है, तो उसका सही भी तुम ये नहीं ये सही है ये गलत है ये नहीं है। जो एडमिट कर रहे हो वो ठीक है, जो आधा एडमिट कर रहे हो आधा मना कर रहे हो वो ठीक है, ठीक है। जो पूरा ही मना कर रहे हो, तुम बताओगे कि अगर तुम कह रहे हो कि प्लेंटिव अगर कह रहा है कि वो ओनर नहीं है, ठीक है। अब अगर तुम रिटर्न स्टेटमेंट में उसका जवाब दे रहे हो, तुम ये नहीं कहोगे दैट आई जस्ट outrightly deny respect। हम बताएंगे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मिस्टर एन इज द ओनर, ठीक है। तो हम अपनी बात भी रखेंगे, हम सिर्फ उसकी बातों पे कांटा मारना हमारा काम नहीं है इन द रिटन स्टेटमेंट, ठीक है। तो उसके बाद फाइनली क्या प्रेयर लिखेंगे, इट इज देयर फॉर मोस्ट रिस्पेक्टफुल कि दिस ऑनरेबल कोर्ट क्या क्या करे, डिसमिस कर दे सूट ऑफ प्लेंटिव, अवॉर्ड करे कोस्ट टू द डिफेंडेंट, पास्ट एनी अदर जस्ट और इक्विटेबल ऑर्डर जो भी फिट लगे इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, वही साइन डिफेंडेंट थ्रू एडवोकेट, प्लेस बताएंगे डेट बताएंगे, उसके बाद वेरिफिकेशन करेंगे एट दिस प्लेस on this day of this month of this year कि कंटेंट ऑफ पैरा 1 to आई थिंक यहाँ पर 10 से 10 1 to 10 ऑफ द, एक सेकेंड, पैरा नंबर 1 to ये हम बता देंगे कि कितने प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन है। पैरा नंबर 1 to 10 जो है रिप्लाई ऑन मेरिट्स मेरी पर्सनल नॉलेज के बेसिस पे है। उसके आगे 11 to जो भी है वो क्या है, एक सेकेंड, एंड दोज ऑफ preliminary objection alone, ठीक है। ट्रू एंड करेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ लीगल एडवाइस रिसीव्ड बाय माय काउंसिल एंड बिलीव टू बी ट्रू। और लास्ट पैरा क्या है, प्रेयर है। यही सारी वेरिफिकेशन करी, साइन करे, और ये हो गई हमारी रिटन स्टेटमेंट पूरी। साथ में अगर मान लो कोई काउंटर क्लेम है और सेट ऑफ है वो हम अलग से मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।